डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं जो है पढ़ाने जा रही हूँ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें जो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन क्या है ये। पहले तो आप इसको समझिए कि शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन होता क्या है। ये शैक्षिक प्रबंधन आपने देखा होगा कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं, अगर इसको मैनेजमेंट से करते हैं, अच्छी प्लानिंग से करते हैं, तो कार्य क्या होता है, सक्सेस होता है। इसीलिए जो है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रबंधन बहुत आवश्यक है और प्रशासन यानी कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरह से करें, इस जो है सब्जेक्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि शिक्षा में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होना चाहिए। जैसे जो है आपने देखा होगा कि शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, अपितु उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों में अपेक्षित विचारों, आवश्यक कौशलों, क्षमताओं तथा नैतिक मूल्यों का विकास करे। ठीक है, इसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना होगा किस तरह से शैक्षिक प्रबंधन में जो है विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। जब तक कि विद्यालय हमारा अच्छा नहीं होगा, बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनके अभिभावकों को भी संतुष्टि के लिए शैक्षिक प्रबंधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो उनके विचारों जो वो सोचते हैं, उनका जो जैसा वो देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी भी कार्य को हम मैनेजमेंट से करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी भी उस पर जो है विद्यालय में अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो बच्चों पर इसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, अगर अच्छा होगा तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो है इस चैप्टर में या इस पेपर में डिस्कस करेंगे। जनतंत्र में सभी विचारों का आदर और सम्मान किया जाता है। जनतंत्र में जनशिक्षा की समुचित व्यवस्था करना ही आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में आज संसार के सभी विकसित, विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्र अपनी सुरक्षा के बाद शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय करने में संलग्न है। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन का आधार शिक्षा ही है। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या करती है, आपने देखा होगा शिक्षा क्यों दी जाती है, क्योंकि इससे सभ्यता का विकास होता है। शिक्षा सभ्यता व संस्कृति लाती है, इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्र की बहुमूल्य निधि और श्रेष्ठतम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान मानी जा रही है। शिक्षा क्या है, एक बहुमूल्य निधि। इसीलिए तो शिक्षा पर इतना जोर दिया जाता है एक तरह से। और राष्ट्रीय क्या मानी जाती है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठान मानी जाती है। जो विद्यालय है वो राष्ट्रीय प्रतिष्ठान माना जाता है, विद्यालय। ये सारी चीज समझने से पहले मैं इसलिए समझा रही जिससे आपको शिक्षा के बारे में नॉलेज हो कि शिक्षा क्यों जरूरी है। प्रतिष्ठान आपने देखा होगा, प्रतिष्ठान किसको कहते हैं, जो आपकी शॉप होती है, कुछ होती है तो उसको कहते हैं प्रतिष्ठान। तो ये क्या है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठान। इसको यहाँ राष्ट्रीय, कैसा प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय। तो ये जो है शिक्षा है वो क्या करती है, समुचित शैक्षिक संगठन और प्रशासन में निहित होता है। शैक्षिक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक उत्तम साधन है। इस प्रकार जनशिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुचित शैक्षिक व्यवस्था की सुव्यवस्था अधिक आवश्यक है। संगठन एवं प्रशासन के माध्यम से ही शिक्षा जगत से शैक्षिक असमानताओं का निराकरण जो है संभव है। अब हम सबसे पहले लेते हैं शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। तो शैक्षिक प्रबंधन को हम पहले लेंगे। ठीक है, इसमें आपको समझना होगा कि शैक्षिक प्रशासन और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं लेती हूँ शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है ये बच्चों, शैक्षिक प्रशासन ये दो शब्दों का हिंदी रूपांतरण है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन
क्या हुआ, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है, कार्य करना, कार्य करना या सेवा करना। ठीक है, और यह व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, देखभाल करना, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, देखभाल करना, ये सब किस में आते हैं, शैक्षिक प्रशासन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अगर हम इसको व्यवस्था मान लें, इसको व्यवस्था मान लें, इसको जो है शैक्षिक प्रशासन को, तो व्यवस्था वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। किसी भी संस्था, व्यवस्था करना यानी कि किसी भी संस्था का संचालन क्या करना, बहुत अच्छे तरीके से करना, इसी को कहते हैं हम शैक्षिक प्रशासन या जो है शैक्षिक व्यवस्था, इसी को बोलते हैं। इसका संबंध शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रशासन का अर्थ जानने के लिए इसका जो है 3 तथ्य सामने आते हैं। 3 तथ्य को समझ लें। 3 तथ्यों को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना। पहला आएगा शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण। ठीक है, सेकंड आ जाएगा इसी में शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना। शिक्षा संबंधी योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना। ठीक है, और थर्ड होगा इसका उचित मूल्यांकन करना। और ये जो क्रियान्वित जो योजनाएं हैं, इनको उचित क्या करना, इनका मूल्यांकन करना। ठीक है, ये होता है शैक्षिक प्रशासन। इसके 3 तथ्य सामने आते हैं, शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना, योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना और उसका उचित मूल्यांकन करना। ठीक है, अब आता है आपका अगला, इसकी जो परिभाषाएं बताई हैं, परिभाषाएं जैसे डॉक्टर एस.एम. मुखर्जी के अनुसार, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी क्या थी कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन concerned is the concern the management of things as well as with human relationship. ठीक है,
रिलेशनशिप, ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट है। मुखर्जी ने क्या कहा था कि जो है शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। ठीक है, क्या बोला था कि मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है ये शिक्षा प्रशासन। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जीएस वर्मा के अनुसार डॉक्टर जीएस वर्मा के अनुसार एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन is a coordinated in the form of administrative element। ठीक है, ये जो है क्या बताया था कि इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था इन्होंने कि शैक्षिक प्रशासन अपने प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य है। कैसा है? एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म है। ठीक है, इसमें कहा गया था इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आप इसकी प्रशासनिक तत्व कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स इन्होंने कौन कौन से बताए, इन्होंने बताए एडमिनिस्ट्रेटिव जो एलिमेंट है वो बताए कि टू प्लान, पहला था टू प्लान, दूसरा बताया इन्होंने टू एग्जीक्यूट। अगर पहले किसी ने पढ़ा होगा इस तरह का पेपर तो आपको जो सारी चीजें ही क्लियर होंगी। टू प्लान यानी कि योजना बनाना, नीति निर्धारण करना। थर्ड है आपका समन्वय करना, टू कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेट। फिर है टू वर्क, कार्यान्वित करना, टू वर्क। मैक्सिमम आउटपुट। और उसके बाद है 6 टू कंट्रोल, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो इसको लिखिए टू प्लान, योजना बनाना, नीति निर्धारण करना, समन्वय करना, कार्य रूप देना, अधिक उपलब्धि करना और नियंत्रण करना, ये इन्होंने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है आपका, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, शैक्षिक प्रशासन, और ये क्वेश्चन अधिकतर ये जो पूछा जाता है। लूथर गुलिक ठीक है, लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण व्यापक अर्थों में किया है, जिसको इन्होंने क्या माना, इसको शब्दों में किया, POSD
अनुसार इन्होंने क्या बताया, पी को माना इन्होंने प्लानिंग, ओ को माना ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इसको माना स्टाफिंग, नियुक्त करना, स्टाफिंग, स्टाफ बनाना एक तरह से स्टाफिंग, और डायरेक्टिंग, डी मीन्स डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग, आर मीन्स रिपोर्टिंग, और ये होगा बजटिंग, बजट बनाना। ये लूथर बुलिक की बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग पर जोर दिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना, अगर स्टाफ हो गया तो उसको डायरेक्ट किस तरह से निर्देश दिए जाए, उनको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, रिपोर्ट किस तरह से किया जाए, बजट क्या है, ये सारी चीजें इन्होंने लूथर बुलिक ने बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। पोस्ट लो कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्ट कर्व की संरचना, यही है जो अधिकतर आती है एग्जाम में। उसके बाद शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता, नीड क्या है इसकी, शैक्षिक प्रशासन की नीड क्या जरूरत हुई, इसकी नीड इसमें हम बताएंगे। नीड में जैसे जो है प्रशासन किसी भी संगठन अथवा संस्था को उसके आदर्शों, सफलता एवं उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहायक होता है। विद्यालय के समुचित प्रशासन में विभिन्न बातें निहित होती हैं, जैसे विद्यालय भवन की योजना बनाना, ठीक है, विद्यालय भवन की योजना, और जो है शिक्षक एवं कर्मचारियों का चयन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन, क्रम निर्धारित करना, शैक्षिक सामग्री एवं फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना, शैक्षिक पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, छात्रों को निर्देशन प्रदान कर उनका मूल्यांकन करना, छात्रों का चारित्रिक निर्माण करना, विद्यालय संचालन के लिए धन प्राप्त करना, विद्यालय संगठन में सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करना, ये सारी चीजें जो है हम इसकी जो है आवश्यकता है, इसी वजह से ये सारी चीजें हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सारी चीजों की हमको आवश्यकता होती है। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन एवं आयोजन, आयोजन क्यों किया जाता है? अब शैक्षिक आयोजन, शैक्षिक आयोजन शैक्षिक आयोजन कितने तरह के होते हैं? पहला होता है लघुकालिक आयोजन, जो कम समय के लिए होता है, लघुकालिक आयोजन, ठीक है। ये क्या होता है? 1 वर्ष या इससे कम वर्ष समय के लिए हम इसे लघुकालिक आयोजन कहते हैं। दूसरा आएगा दीर्घकालिक, दीर्घकालिक आयोजन। फिर आएगा आपका थर्ड संगठनात्मक आयोजन। दीर्घकालिक में क्या होता है कि ये उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित होता है, इसमें कितना भी टाइम लगे इसको ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें जो है इसको प्रस्तुत करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव या समूहिक, समव्यूही आयोजन, एक जो है व्यू बनाकर, ये आयोजन बहुधा आर्थिक तत्वों पर केंद्रित किया जाता है जो उचित नहीं है।
अतः हम कह सकते हैं कि आयोजन न केवल किसी एक तत्व को केंद्रित करके बनाया जाए, बल्कि उसका एक समूहित आयोजन, कॉम्प्रिहेंसिव जो है, इसको बनाया जाए। उसके बाद है नेक्स्ट संगठनात्मक। संगठनात्मक आयोजन, इसको संगठन के आधार पर बनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए अनेक देश योजना आयोग जैसे विशिष्ट संगठन इसका गठन करते हैं, और संपूर्ण देश के लिए सभी क्षेत्रों में योजना बनाना इस आयोग का कार्य होता है। यह आयोग विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करके उनकी सलाह योजना बनाता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आयोजन। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय आयोजन। राष्ट्रीय क्षेत्रीय कौन सा होता है? ये इस स्तर पर होता है। भारत में योजना आयोग राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्र स्तर पर योजना में यह कठिनाई होती है कि प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं पर सामान्य रूप से ध्यान दिया जाता है। यदि किसी क्षेत्र को विशिष्ट समस्या है तो वे उपेक्षित रह जाती है। इस प्रकार कुछ प्रगति के लिए ये तीव्रता से बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संस्थागत आयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है संस्थागत, जो आपके कोर्स में भी है। संस्थागत विद्यालय वगैरह में जो होता है आयोजन। और उसके बाद नेक्स्ट है सतत प्रवाही, कंटिन्यूअल, सतत प्रवाही आयोजन। ये सतत प्रवाही आयोजन होता है। ये होता है संस्थागत आयोजन। किसे कहते हैं? शैक्षिक नियोजन का एक संक्षिप्त स्वरूप संस्थागत नियोजन होता है। संस्थागत आयोजन किसी भी शिक्षा संस्था की विकास की योजना होती है, संस्थागत, जिसका स्वरूप उस संस्था की आवश्यकताओं तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों पर आधारित होता है। सतत प्रवाही शैक्षिक आयोजन के संबंध में यह दृष्टिकोण मान्य होता जा रहा है कि आयोजन कैसा हो? सतत प्रवाही हो, कंटिन्यूअल जो है चलने, कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे आपके शैक्षिक आयोजन। उसके बाद नेक्स्ट है अब आपके कोर्स में संस्थागत नियोजन। इसको आपको करना होगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा आता है। संस्थागत नियोजन ये क्या होता है? संस्थागत नियोजन ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। संस्था प्लस गत प्लस नियोजन। ठीक है। संस्था जो विद्यालय हो उसमें निहित नियोजन, गत मीन्स निहित नियोजन। ठीक है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। कोई भी कार्य करने का समूह कोई हो सकता है, जैसे दुकान, स्कूल, औद्योगिक इकाई, संगठन या किसी प्रकार का कार्यकारी स्थायी स्थल समूह, जिसमें निहित है, क्या चीज निहित है? योजनावत या व्यवस्था, योजनाबद्ध व्यवस्था। नियोजन का मतलब योजनाबद्ध व्यवस्था। ठीक है। ये आपके संस्थागत नियोजन में आती है। इसमें एमबी बुच के अनुसार, डेफिनेशन लिखिए आप, एमबी बुच के अनुसार एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई ऐसी योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। ठीक है। उसके बाद एक और लिख, श्रीमती परोलिया के अनुसार, इसको लिख देती हूँ,
श्रीमती बरोलिया के अनुसार क्या बताई थी उन्होंने कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र में एक मील का पत्थर है। निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है। तथा राष्ट्र की प्रगति के उज्जवल भविष्य का द्योतक है। ठीक है, ये क्या है संस्थागत योजना? निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति के उज्जवल भविष्य का द्योतक है, ये बरोलिया ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। आवश्यकता क्या हुई? भूमि तथा आवागमन साधनों की सुविधा अनुसार उपलब्धि के लिए संस्था की बिल्डिंग का सुविधाजनक स्थिति में होना और वातायन एवं भवन सौंदर्य के लिए संस्था के कर्मियों की संख्या और उनकी कार्य व्यवस्था हेतु संस्था की वित्त व्यवस्था और आय के स्रोत और उनका उचित व्यवस्था के अनुसार आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि हेतु कक्षा के अनुसार संस्था शिक्षण अधिगम की उच्च कोटि की व्यवस्था, विषयों के अनुसार, छात्रों के अनुसार, अवधि के अनुसार, विद्यालय की वित्त व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। भारत एक विकासशील देश है जहां संसाधनों की कमी है, अतः संस्थागत योजना का निर्माण करने में उस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी दशा में योजना निर्माण या नियोजन करते समय अपने राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक पक्ष को देखने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत योजना का निर्माण किया जाता है। संस्थागत योजना या नियोजन की आवश्यकता संपूर्ण मात्र की संतुष्टि के लिए तथा संस्थागत नियोजनकर्ता के सूक्ष्म चिंतन के लिए होती है। तो ये आपका था संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके उद्देश्य क्या है? संस्थागत नियोजन का प्रथम उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जिससे संस्था के विकास के साथ साथ सभी व्यक्ति उस संस्था के मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें और उदाहरण देकर उस संस्था के मूल्यों की चर्चा कर सकें। ठीक है, इसलिए इसकी उद्देश्य क्या होंगे कि जो है अपने व्यक्ति क्या कर सकता है जिससे अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को उतार सके। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य क्या होगा कि मनुष्य को कहाँ तक ले जाना है? जहां तक उन्नति उसकी जो होती है वहां तक उनको ले जाना है। समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनको जो है ले जाना है। संस्था एक इकाई है
और अनेक इकाई मिलकर एक समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करती हैं। वरिष्ठ लोगों के अनुभव का लाभ उठाकर विभिन्न स्थानों से साधनों को संचित करना संस्थागत नियोजन का उद्देश्य होता है। संस्थागत समस्याओं को समझकर उन पर शोध करना और उपलब्ध साधनों में निराकरण करने का उद्देश्य भी इसमें सम्मिलित है। क्या करना होगा कि उस पर शोध करना होगा और उसके जितना अच्छे से अच्छे हम कार्य कर सकते हैं उसमें उसको हमें करना होगा। ठीक है। संस्थागत क्रियाशील समूह के रूप में समान उद्देश्यों से प्रेरित तथा समान प्रयासों को आधार बनाकर विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये जो है चल पाएगा। संस्थागत नियोजन सभी मिलके एक साथ कर पाएंगे, तभी ये संस्थागत नियोजन चल पाएगा। संस्थागत नियोजन द्वारा बाह्य साधनों पर निर्भर न रहते हुए सभी आंतरिक उपलब्ध साधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिसमें अपेक्षित सुधार हो सके। यानी कि उद्देश्य इनके बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यकता है, उद्देश्य है, इसका महत्व है कि सभी संस्था के सभी मेंबर एक साथ मिलकर अगर इस कार्य में जो है बोले तो क्या होगा, हमारे देश की प्रगति होगी, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। यही तो इसमें बताया गया है सारी चीजें। ठीक है। तो ये चीजें आपके जो है संस्थागत नियोजन में सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, थैंक यू।